जाकी वर्मा। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ ए मुस्लिम मैरिज। हिंदू लॉ में भी हमने डाइवोर्स की कंसेप्ट पढ़ी। ये डाइवोर्स का सिंपल सा मतलब है जब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन परमानेंट खत्म हो जाए, मतलब नाउ दे आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, दे कैन नॉट कंपेल टू ईच अदर फॉर क्रिएट एनी कंजुगल रिलेशन। सच सिचुएशन इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज। दुनिया का ऐसा कोई धर्म नहीं है जहां पे रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज की कंसेप्ट ना हो। हाँ, हिंदू धर्म के लिए ये कहा जाता है, हिंदू लॉ के अंदर अगर हम देखें कि जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आया था उससे पहले हमारे पास कंसेप्चुअली ऐसी कोई फॉर्म नहीं थी रेजोल्यूशन की। लेकिन 1955 के एक्ट के बाद में लीगली जो है वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग मैरिज डिसॉल्व हो सकती है। अब हम बात कर रहे हैं आज मुस्लिम लॉ की। तो यहां पे आप ये देखिएगा कि अमीर अली साहब की मेरे पास बुक्स हैं। अमीर अली साहब जो है वो लिखते हैं कि इस्लाम जो है वो दुनिया का पहला धर्म है जिसमें एक्सप्रेसली डाइवोर्स की कंसेप्ट को एडमिट किया गया है। लेकिन इसके साथ ही इंट्रोडक्शन में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। उन्होंने मोहम्मद पैगंबर का एक स्टेटमेंट कम्युनिकेट किया है कि मोहम्मद पैगंबर जो है वो क्या कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज के रिगार्डिंग। देखिए मैंने लिखा है, द मोस्ट डिस्टेबल ऑफ ऑल थिंग्स परमिटेड इज डाइवोर्स। मतलब अल्लाह ने जितनी बातें परमिट की हैं उनमें से अगर सबसे बुरी चीज है, बेसवादी अगर कोई चीज है तो वो है डाइवोर्स। नो डाउट इस्लाम डाइवोर्स को परमिट करता है अगर रिजनेबल सर्कमस्टांसेस है, एक्सेप्टेबल सर्कमस्टांसेस है तो डाइवोर्स जरूरी है। लेकिन मोहम्मद पैगंबर इसे कोई अच्छी बात नहीं मानते। चलिए बच्चों, ये तो बात क्लियर हुई कि इस्लाम जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज को परमिट करता है। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो ये है कि कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके बेस पे हम मैरिज डिसॉल्व कर सकते हैं। तो आपके सामने एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है। पहले हम इस चार्ट की हेडिंग्स को समझें। देखिए सबसे पहले मैंने बताया है कस्टमरी डाइवोर्स। ठीक है, वैसे तो डाइवोर्स के दो ग्राउंड है, मेन दो ग्राउंड है हमारे पास। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ डेथ और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीज। डेथ होगी, चाहे लड़की की डेथ हो जाए चाहे लड़के की डेथ हो जाए, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी मैरिज। तो मैंने उसको यहां चार्ट में मेंशन नहीं किया। मैं सिर्फ मेंशन कर रहा हूं कस्टमरी, मतलब जहां पे कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट। और दूसरा जुडिशियल, जहां पे आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो देखिएगा कस्टमरी के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने लिखा है अवेलेबल टू हस्बैंड, कि हस्बैंड के पास कौन कौन से ग्राउंड्स हैं। फिर मैंने लिखा है अवेलेबल टू हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि दोनों को कौन से ग्राउंड अवेलेबल हैं। फिर मैंने लिखा है अवेलेबल टू वाइफ ओनली, कि सिर्फ वाइफ के पास कौन सा ग्राउंड है। वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल और कस्टमरी, ये बात आप समझ लीजिएगा। इसका मतलब बच्चों, ये जो ग्राउंड्स आपके मैं बता रहा हूं, इन ग्राउंड्स ये सारे के सारे ट्रेडिशनल ग्राउंड हैं, कहीं ना कहीं ये इस्लाम या शरीयत पर आधारित हैं। इनके लिए किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं वन बाय वन। अवेलेबल टू हस्बैंड, अगर हम सिर्फ हस्बैंड की बात कर रहे हैं तो आप देखिएगा यहां पे इस चार्ट के अंदर छोटा सा पार्ट हस्बैंड का लिखाया हुआ है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि डाइवोर्स की मैक्सिमम पावर हस्बैंड के पास है तो ये गलत नहीं होगा। अनलिमिटेड अनकंट्रोल्ड पावर है हस्बैंड के पास डाइवोर्स की। अब आप समझिए कैसे। तो यहां पे देखिएगा बच्चों, हस्बैंड की अगर बात करें तो देयर आर 3 सब क्लासेस ऑफ डाइवोर्स, इला, जिहार एंड तलाक। अब एक तो या छोटी सी कंफ्यूजन रहती है कि क्या इला भी तलाक है। तो आप समझिएगा बच्चों, एक डाइवोर्स जो है एक वाइड कंसेप्ट है। उस डाइवोर्स के अंदर जो आपके ग्राउंड्स दिए हुए ना
वो आपके अलग अलग है। तो तलाक अलग कंसेप्ट है, इला जिहार अलग कंसेप्ट है। उधर हम जब जुडिशियल ग्राउंड्स की बात करेंगे, लियान और फस्क, वो एक अलग कंसेप्ट है। जब खाली आपसे तलाक पूछा जाए तो फिर इसका मतलब तलाक अल सुन्नत, तलाक अल बिद, ये दो ही आपको पढ़ने हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सारे। तो कस्टमरी डाइवोर्स की अगर हम बात करें तो पहला है इला, दूसरा है जिहार और तीसरा है तलाक। चलिए अब इला क्या है। भाईजान की शादी हो गई, भाईजान बड़े गुस्से में हैं, लड़की के रूम में जाते हैं और वहां जाके गुस्से में बोलते हैं आई डोंट टच यू, मैं तुझे याद ही नहीं लगता, मैं नहीं मानता कि यू आर माई वाइफ। और ऐसा कहने के बाद 4 महीने तक ये मुस्लिम हस्बैंड अपनी वाइफ के पास जाता ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में वाइफ को ये मान लेना चाहिए कि उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया है। दिस इज ए सिचुएशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ इला। अब यहां 2 बातें हैं बच्चों। पहली बात तो इला जैसी कोई कंसेप्ट इंडिया में एप्लीकेबल नहीं हुई, तो इसलिए हमारे कानूनों का भी पार्ट नहीं है। लेकिन इतना आशारिया और शफई मोहम्मदन जो है वो ये मानते हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि हस्बैंड अपनी वाइफ को इस तरह से छोड़ दे कि वो 4 महीने से उसके पास गया ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में वाइफ को कोर्ट की हेल्प लेनी चाहिए, जुडिशरी की हेल्प लेनी चाहिए। लीगली वो उसको डिग्री अपनी फेवर में पास ऑर्डर करवा ले, डिग्री कि भाई इसने मुझे छोड़ दिया, तो ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल ग्राउंड्स उसको हेल्प मिल सकती है। लेकिन बाकी जो माउंटेन्स है वो ये मानते हैं कि अगर ये साबित हो जाए कि 4 महीने से उसके हस्बैंड ने उसको टच नहीं किया है, और तो ऐसी बेसिस पे डाइवोर्स मान लिया जाएगा। तो देखिएगा इला, ये याद रखिएगा, इंडिया में ऐसी कोई कंसेप्ट कभी एप्लीकेबल नहीं रही। उसके बाद में आते हैं जिहार। जिहार बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चों, और ये कंसेप्ट एट प्रेजेंट किसी भी कंट्री में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अपने मतलब समझते हैं इसका, क्योंकि कभी ना कभी तो रही होगी, तभी हम पढ़ रहे। भाईजान जो है मैरिज के बाद में वाइफ के रूम में एंटर होते हैं, और वहां जाके वाइफ जो बेचारी पलके बिछाए बैठी है कि मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, वहां जाके ये भाईजान जो है वो उसके पैरों के हाथ लगा रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि यू आर माई मदर, यू आर जस्ट लाइक माई मदर, यू आर जस्ट लाइक माई सिस्टर। अब ये बड़ी मजबूरी होगी, ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होगी। ये क्या हो गया भाई, वो बेचारी मैरिज करवा के एज ए वाइफ यहां आई है, एंड यू आर ट्रीटिंग ए मदर, ए सिस्टर, यू आर ट्रीटिंग हिम लाइक ए वुमेन ऑफ प्रोहिबिटेड डिग्री, जो कराबत, मशरत और रिजा में आता है। समझिएगा इस बात को कि हस्बैंड अपनी वाइफ का कंपैरिजन किसी ऐसे लेडी से कर रहा है जिसके बारे में वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं इससे शादी कर लूंगा। अब वो शादी कैसी हुई इट डजंट मैटर, लेकिन अब सिचुएशन क्या है हमें वो देखनी है। भी हस्बैंड अपनी वाइफ के शक्ल में अपनी मां को देख रहा है, अपनी वाइफ की शक्ल में अपनी बहन को देख रहा है, ऐसी किसी भी औरत को देख रहा है जिससे वो शादी करने के बारे में सोच ही नहीं सकता। अब बताओ बेचारी वो औरत क्या करे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो मुस्लिम ज्यूरिस्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि इस औरत को ये मान लेना चाहिए कि वो उसका हस्बैंड उसको छोड़ चुका है, वो उसको कभी भी वाइफ मानने के लिए तैयार नहीं होगा, एंड दिस इज द सिचुएशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। तो ऐसी वाइफ को कोर्ट की शरण में आना चाहिए और डाइवोर्स की डिग्री लेनी चाहिए। लेकिन एट प्रेजेंट ऐसी कोई कंसेप्ट कहीं एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन सिर्फ एक मीनिंग है। अगर आपसे कोई पूछ ले तो ये ध्यान रखिएगा कि जिहार का मतलब यही हुआ कि पति ने पत्नी की तुलना किसी ऐसी औरत से कर दी है जिससे वो शादी करने के बारे में सोच ही नहीं सकता। लेकिन बच्चों यहां पे एक रिग्रेशन का पॉइंट भी है। मान लीजिए कि पहले तो उसने क्या किया, अब उसको बड़ा पछतावा हो रहा है, तो इसके 3 ऐसे ग्राउंड्स भी बताए गए हैं जो इस पॉइंट को खत्म भी कर सकते हैं। क्या? अगर
उसके यहाँ यानी कि हस्बैंड के यहाँ कुछ स्लेव्स है, मतलब कुछ दास हैं, नौकर चाकर जिसको बोलते हैं, उनमें से किसी एक को वो फ्री कर दे तो वो इस दोष से बच सकता है। या वो 60 गरीबों को भोजन खिला दे तो भी वो इस चार्ज से बच सकता है। या फिर वो 2 महीने फास्ट रखे, जैसे रोजे रखते हैं ना, ये 2 महीने फास्ट रखे तो भी ये जो जिहाद की कंसेप्ट है उससे वो बच सकता है। लेकिन ये तब जब उसको पश्चाताप हो कि मैंने तो ये गलत कह दिया, अदरवाइज मैरिज रिजॉल्व मान ली जाएगी। तो ये बच्चों 2 कंसेप्ट के अलावा जिहाद की भारत में इन दोनों ही कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अपन देख सकते हैं। अब आती है बच्चों बात तलाक की। तो यूं समझ लीजिएगा कि इस पूरे चैप्टर की जो थीम है वो है आपका तलाक। तलाक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तलाक अल सुन्नत, तलाक अल बिद्दत। अगर बच्चों आपसे कोई ये पूछ ले कि ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम तलाक के कितने टाइप्स हैं, तो याद रखिएगा देयर इज ओनली 1 टाइप ऑफ तलाक, तलाक अल सुन्नत, क्योंकि इस्लाम में तलाक अल बिद्दत की बात ही नहीं होती। अब इस चीज को हम समझेंगे। पहले अपन देखते हैं तलाक अल सुन्नत क्या है। तलाक अल सुन्नत यानी कि सुन्ना देखिएगा, समझिएगा, ये इस्लाम की बात हो रही है तो जो बातें कुरान में लिखी हुई है या उसके बाद में जो कंडक्ट मोहम्मद पैगंबर का रहा उनको मिला लेते हैं हम, तो आपका यहां पे आता है तलाक अल सुन्नत की कंसेप्ट। तो तलाक अल सुन्नत का मतलब एक अच्छा तरीका है। अब इसके अंदर 2 चीजें हैं, तलाक अहसन और तलाक हसन। तो तलाक अल सुन्नत को डिफाइन नहीं किया, इसके अंदर तलाक अहसन और तलाक हसन को डिफाइन किया गया है। आप समझिएगा कि हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को तलाक देना चाहता है, तो पहला तरीका है उसके पास तलाक अहसन। देखो इंग्लिश में ABCD में ए पहले आता है, एच बाद में आता है, और आपको भी ध्यान रखना है पहले अहसन लिखना है फिर हसन लिखना है। अब अहसन के अंदर क्या होता है, भाई जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को तलाक देना चाहता है, तो मान लीजिए कि वो 1 जनवरी 2019 को उसके पास गया। उस वक्त गया जब उसकी वाइफ इन द स्टेज ऑफ प्योरिटी, तुहर की अवस्था में हो। भाई किसी भी लेडी जो है उसकी बेस के हिसाब से 2 सिचुएशन हो सकती है, एक मेंस्ट्रुअल पीरियड और दूसरा स्टेज ऑफ प्योरिटी। तो जो स्टेज ऑफ प्योरिटी उसको कहा गया है तुहर। मान लेते हैं कि वो 1 जनवरी 2019 को अपनी वाइफ के पास गया और उसने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया, आई डाइवोर्स यू, कि मैं तुझे तलाक देता हूं, और कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट दिया। उसके बाद में दूसरे तुहर की अवस्था आती है। मान लेते हैं कि दूसरी तुहर की अवस्था आती है 1 फरवरी को, कोई जरूरी नहीं है आगे पीछे दे सकते हैं, लेकिन भाई पहले तुहर की अवस्था हुई, उसके बाद में ऑब्वियसली मेंस्ट्रुएशन पीरियड आया होगा, उसके बाद में फिर दूसरी तुहर की अवस्था आई, लेकिन हस्बैंड उसके पास नहीं जा रहा। अब दोबारा कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन उसके पास भी नहीं जा रहा। फिर इसी तरह से 1 मार्च भी आया, तो यहां पर आपका ये आपका फर्स्ट टूर है, फिर आपका सेकंड टूर हो गया, फिर आपका थर्ड टूर हो गया। इस तरह से जैसे ही थर्ड टूर होगा और उसके बाद में जो मेंस्ट्रुअल पीरियड उसके आएगा लेडी के, यहां पे आपका डाइवोर्स कंप्लीट मान लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 तुहर की अवस्थाएं हो गई और 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड हो गए। इस टाइम में हस्बैंड जो है वो सिर्फ शुरू में एक बार अपनी वाइफ के पास गया, उसे कहा है कि मैं तुझे तलाक देता हूं, उसके बाद में वो अपनी वाइफ के पास नहीं गया, लेकिन वो कोई रिलेशन उससे नहीं रखता इन बिटवीन। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये मान लिया जाएगा कि उसने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दिया है, तलाक दे दिया है। दोबारा फिर समझिएगा, सिर्फ एक बार जाना है और उसके बाद में वेट करना है वाइफ के 3rd मेंस्ट्रुअल पीरियड तक। अगर 3rd मेंस्ट्रुअल पीरियड हो गया है, उसका कंप्लीट हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में डाइवोर्स कंप्लीट मान लिया जाएगा। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि पहली बार जब वो गया, उसने कहा था
उसी टाइम से इद्दत का पीरियड भी स्टार्ट हो गया, उसी टाइम से आपका इद्दत का पीरियड भी स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब अब जैसे ही चौथी तुहर की अवस्था आएगी, पति तो अगर बांधने की उसने 4 शादियां नहीं की है तो वो तो कभी भी कर सकता है, लेकिन अब जैसे ही चौथी तुहर की अवस्था आएगी वाइफ भी मैरिज कर सकती है, सेकंड मैरिज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बच्चों था आपका अहसन। अब आते हैं अपने हसन में। हसन के अंदर क्या है कि वो पहले 1 जनवरी को गया, यहां पर भी वही तुहर की अवस्था है। दूसरा फिर वो 1 फरवरी को गया, यहां पर भी वही तुहर की अवस्था है। फिर वो 1 मार्च को जाएगा, यहां पर भी वही तुहर की अवस्था है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि तलाक के अहसन में वो सिर्फ एक ही बार जाएगा, जबकि तलाक के हसन में, अहसन में 1 बार गया, बाकी 2 बार प्रिज्यूम कर लिया। तलाक के हसन के अंदर वो 3 बार जाएगा, और जैसे वो तीसरी बार जाएगा डाइवोर्स की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद में इद्दत का पीरियड स्टार्ट होगा। समझिएगा बच्चों, यहां पे तलाक के अहसन में पहले फर्स्ट टाइम उसने कहा तभी आपका इद्दत का पीरियड स्टार्ट हो गया, लेकिन तलाक के हसन के अंदर जब वो लास्ट स्टेटमेंट देगा तब तलाक का जो पीरियड है वो आपका इद्दत का पीरियड स्टार्ट होगा। अब इन दोनों में फर्क क्या है? अच्छी बात तो ये थी कि यहां पर भी 3 मंथ का टाइम है, यहां पर भी 3 मंथ का टाइम है, और इस टाइम के अंदर ये मैरिज आपकी रिवोकेबल है। इसका मतलब कहने के बावजूद में भी उधर उसकी वो अभी 3rd मेंस्ट्रुएशन पीरियड नहीं आया तलाक के अहसन में, और उससे पहले हस्बैंड वाइफ की रीयूनियन हो जाती है, कंसेप्ट खत्म, कोई रेजोल्यूशन नहीं है। इसी तरह से यहां पे जो 3rd उसने अनाउंसमेंट की है उससे पहले अगर वो वाइफ से मिल लेता, रीयूनियन हो जाती है, तो आपका जो तलाक उसने दिया था उस स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये आपका था तलाक अहसन और तलाक हसन। दोबारा समझ लीजिएगा, तलाक अहसन में 1 बार बोलेगा, सेकंड टाइम वो बोलेगा नहीं, सिर्फ प्रिज्यूम किया जाएगा क्योंकि वो आया तो है ही नहीं मिलने, रीयूनियन करने। 3rd टाइम भी वो नहीं आया रीयूनियन करने, तो ये मान लो कि उसने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया। और हसन के अंदर वो फर्स्ट टाइम आएगा, फिर उसके बाद में सेकंड टाइम भी आएगा, फिर वो 3rd टाइम भी आएगा। यानी कि यहां 3 बार बोलना है हसन में, यहां 1 बार बोलना है। यहां पे अहसन में इद्दत साथ के साथ स्टार्ट हो जाएगा, जबकि हसन के अंदर जब वो 3rd टाइम अनाउंस करेगा उसके बाद में इद्दत स्टार्ट होगा। और तलाक की प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले अगर उनकी रीयूनियन हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर तलाक नहीं काउंट होगा। इसीलिए कहा जाता है कि यहां पे हस्बैंड वाइफ के रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये एक अच्छा तरीका है, इसीलिए इसको तलाक अल सुन्नत कहा गया है। अब इस तलाक अल सुन्नत के अंदर ये जो अहसन और हसन है, इनको भी देखिए, अहसन को कहा जाता है बेस्ट वे ऑफ तलाक और हसन को कहा जाता है गुड वे ऑफ तलाक। तो देखिएगा, जैसे एबीसीडी में ए पहले आता है, एच बाद में आता है, तो अहसन और हसन। उसी तरह से ये आपको पता है एक बेस्ट और एक गुड है, तो इंग्लिश में बी पहले आएगा, जी बाद में आएगा, तो पहले वाला बेस्ट हो गया, दूसरा गुड हो गया। एक तरीका और भी याद करने का, ए के बाद में ए के नजदीक बी होता है और एच के नजदीक सी होता है। अब इसका भी एक लॉजिक बता दूं मैं आपको, क्यों अहसन को बेस्ट कहा गया है और हसन को गुड कहा गया है। आप देखिएगा, अहसन के अंदर जो सबसे अच्छी चीज होती है वो ये कि इद्दत साथ के साथ स्टार्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि वाइफ को 3rd अनाउंसमेंट के उसका वेट करना पड़े और उसके बाद जाके फिर इद्दत को फॉलो करे, साथ के साथ स्टार्ट हो गया। दूसरा ये कि हस्बैंड बारी बारी, आप देखिएगा, जब हस्बैंड अपनी वाइफ को ऐसा बोलता है कि मैं तुझे डाइवोर्स देता हूं, तो कहीं ना कहीं ह्यूमिलिएशन तो फील होता ही है, कहीं ना कहीं उसको ऐसा तो अपमान तो फील होता ही। तो अहसन में ऐसा नहीं होता, बस 1 बार उसने कहा है, जबकि हसन के अंदर वो 3 बार जाएगा। तो मुस्लिम लोग या इस्लाम तलाक और सुन्नत को अच्छा मानता है, और तलाक और सुन्नत के अंदर अहसन को बेस्ट मानता है और हसन को थोड़ा सा कम लेकिन अच्छा मानता है। तो ये आपका बेस्ट हो गया और ये आपका गुड हो गया। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको आप एक बार अच्छे से देखोगे और फिर पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब आता है तलाक अल बिद्दत। तो सबसे पहली बात तो बच्चों की ये कि तलाक अल बिद्दत की जो कंसेप्ट है वो इस्लाम में नहीं है, ना तो कुरान में इसके बारे में कोई विचार है,
और ना ही जो मोहम्मद पैगंबर का सुन्ना है, वहां पे हमें ऐसा कोई एविडेंस मिलता है कि साहब उन्होंने ऐसा कभी कुछ सोचा होगा या कहा होगा। तो इसका मतलब एक तो ये ध्यान रखिएगा कि ये बाद में शरीयत का पार्ट जरूर बन गया, लेकिन इस्लाम का पार्ट नहीं है। अब आते हैं तलाक अल बिद्दत है क्या। देखो, बी फॉर बिद्दत एंड बी फॉर बैड, ये एक बहुत ही बैड तरीका है, एक बहुत ही बैड तरीका। अब इसमें क्या होता है कि भाईजान जो है वो अपनी वाइफ को एक ही बार में, मैं तुझे तलाक देता हूं, मैं तुझे तलाक देता हूं, मैं तुझे तलाक देता हूं, एक ही बार में वो 3 स्टेटमेंट बोलेंगे एंड मैरिज इज डिसॉल्व। कुछ नहीं देखना, बस मैरिज इज डिसॉल्व। इसी को बोलते हैं बच्चों कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल डाइवोर्स या कंसेप्ट ऑफ इंस्टेंट तलाक। अब आपको कि सर ये तो इसमें तो कानून आ गया 2019 के अंदर, ये तो बैन हो गया। बिल्कुल, यू आर राइट। शमीम आरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने तलाक अल बिद्दत को या ट्रिपल डाइवोर्स को बैन कर दिया था। उसके बाद में फिर शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2017 का मामला आया, उसमें फिर बैन कर दिया। और 2019 के अंदर हमारी सरकार ने इसके रिगार्डिंग कानून भी बना दिया। तो बच्चों यहां तो सिर्फ अपने को इतनी सी बात समझनी है कि तलाक अल बिद्दत का मतलब होता है एक ही बार में, एक ही झटके में डाइवोर्स करना और 3 स्टेटमेंट बोलना, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसकी डेप्थ में लेके जाऊंगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूज वगैरह में पूछे जा सकते हैं। और एक मेरा रीजन और भी है इस चीज को आपके साथ डिस्कस करने का। मैं पीएचडी स्कॉलर हूं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर का, एमपीसीडी 2015। मेरी गाइड है डॉक्टर शशिकला आचार्य, प्रिंसिपल एसडीएम खालसा लॉ कॉलेज। ये मेरा रिसर्च का पॉइंट है और मेरा जो टॉपिक है वो है जेंडर जस्टिस एंड स्टेटस ऑफ मुस्लिम वुमेन इन स्पेशल रेफरेंस टू ट्रिपल डाइवोर्स। ट्रिपल डाइवोर्स का जो केस आया शायरा बानो का, उसका क्या इफेक्ट है, उससे किस तरह से जो मुस्लिम वुमेन है उनकी स्टेटस में इंप्रूवमेंट क्रिएट हो सकती है। ये एक मेरा रिसर्च का पार्ट है। और लॉ में रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई जंगल में गया और वहां जाके मैंने कोई जमीन खोदी या मैं किसी पेड़ पे चढ़ गया देखने के लिए कि भाई क्या हो रहा है। ये हमारे रिसर्च का मतलब है कि हम अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, कोई 50 लोगों से मिले, उनके व्यूज लें और फिर अपने सजेशन क्रिएट करें। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में कई बार जाना हुआ, वहां पे मेरा मेन पर्पस था ट्रिपल डाइवोर्स की कंसेप्ट पे, क्योंकि ये बात तो आपको हर जगह मिल जाएगी कि इस्लाम ट्रिपल डाइवोर्स को नहीं मानता। अच्छा, मानने की बात ही नहीं थी, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो फिर ये बात क्रिएट कैसे हुई। तो अमीर अली साहब जो है उनकी किताब फरकान अहमद साहब के आर्टिकल्स मैंने वहां पढ़े, जो बात मुझे समझ में वहां आई, जो मैंने नोट की। मोहम्मद पैगंबर के पर्दा करने के बाद अबू बकर जो है वो पहले खलीफा बने। ये बच्चों ध्यान रखिएगा कि बाद में जितने भी खलीफा हुए हैं उनके नाम के साथ पैगंबर शब्द नहीं आता। पैगंबर सिर्फ हम मोहम्मद साहब को कहेंगे, क्योंकि हमारे लिए पैगाम वही लेके आए थे। तो अबू बकर साहब के बाद जो सेकंड खलीफा आए वो थे हजरत उमर। हजरत उमर जो है उन्होंने गद्दी संभाली 23 अगस्त 634 ईस्वी को, 634 एडी। उनके टाइम के अंदर आपके ये तलाक अल बिद्दत की कंसेप्ट आई। कैसे आई अब समझिएगा। लगभग 636 ईस्वी के अंदर अरब से कुछ मुस्लिम जो है, कुछ मुसलमान फौजें जो है, उन्होंने अटैक किया सीरिया, इजिप्ट, पर्शिया, ये छोटे छोटे देश थे, इन पे अटैक किया और इन कंट्रीज को इन्होंने जीत लिया। अब इस विक्ट्री में हुआ क्या बच्चों कि वहां पे जो लड़कियां थी वो लड़कियां बहुत ज्यादा सुंदर थी, और ये जो अरब से जो लोग गए थे, इन लोगों ने उन लड़कियों को देख के अपने मन में यह सोचा कि क्यों ना इनसे निकाह किया जाए।
वे जीतने के बाद तो आप उनके साथ कुछ भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी इनके दिल में ये आया कि उनसे निकाह किया जाए। अब ये बात वहां की लड़कियों के सामने उन्होंने रखी, पर उन लड़कियों ने एक शर्त रख दी कि वो निकाह तब करेंगे जब वो अपनी पहली पत्नियों को तलाक दे दे। अब ये बड़ी अजीब समस्या होगी, लेकिन इन लोगों ने जो उस वहां पे थे, इन लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और सारों ने मिलकर एक प्लानिंग बनाई और उन लड़कियों के दिमाग में एक बात डाल दी कि हमें तलाक देने के लिए वापस अरब जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर हम अरब चले गए तो वापस यहां आना मुश्किल हो जाएगा और बिना उनको तलाक दिए हुए ये लड़कियां हमसे शादियां नहीं करेगी। तो ऐसी एक सिचुएशन वहां क्रिएट हुई। अब उन्होंने क्या प्लान किया, उन लड़कियों को यह कहा कि हमारे धर्म के हिसाब से, हमारी कस्टम के हिसाब से हम यहां खड़े खड़े ही अपनी वाइफ को तलाक दे सकते हैं। तो जब सभी लोगों ने ऐसा कहा तो वो लड़कियां भी मान गई और उन्होंने वहीं खड़े खड़े जो है वो 3 बार स्टेटमेंट बोला और उन लड़कियों के दिमाग में ये बिठा दिया कि हमारी वाइफ जो वहां पे अरब के अंदर है, हमारा उनसे डाइवोर्स हो गया है। अब वो उनसे निकाह करके अपने अरब में ले आए। अब ये प्रॉब्लम जो है जब वहां आए तो आपको पता है सच्चाई तो पता लगनी थी। अब ये समस्या जो है, ये इश्यू जो है वो हजरत उमर के सामने आया। अब हजरत उमर जो है वो बहुत ही नेकदिल इंसान थे। अब उनको पता था कि इस तरह से 3 बार तलाक 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 कहने से कोई तलाक तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा इस्लाम में कहीं लिखा नहीं है। पर वो एक बहुत ही नेकदिल इंसान थे और उन्होंने कहीं ना कहीं इक्विटी अप्लाई की, क्योंकि उनको पता था कि भाई इस्लाम में चलो ये तो नहीं लिखा कि आप एकदम से छोड़ सकते हो, लेकिन इस्लाम में ये भी तो नहीं लिखा हुआ कि किसी के साथ अन्याय हो। तो उन्होंने उस मौजूदा परिस्थितियों में ये आदेश दे दिया कि ये जो शादियां की है इन्होंने वैलिड है। अब देखिए, समझिएगा मेरी बात को, ये जो उन्होंने आदेश दिया वो एक प्रशासनिक आदेश था, क्योंकि उस वक्त उनकी गवर्नेंस थी। तो उन्होंने उन मौजूदा स्थितियों, उन वो जो मतलब एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस थी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कहते तो वो जो लड़कियां अरब से यहां वहां उन देशों से अरब लाई गई थी उनके साथ बुरा होता। तो इन सिचुएशन को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने के लिए इस प्रॉब्लम को, और हजरत उमर जो है उन्होंने ये आदेश दे दिया। लेकिन उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि इसे आगे कंटिन्यू किया जाएगा, इन फ्यूचर भी आप इस तरह से बोल के किसी को तलाक दे सकते हो, ये उन्होंने कहीं नहीं कहा। बट लेटर ऑन जो हनफी ज्यूरिस्ट थे उन्होंने इसी बात को इस तरह से इंटरप्रेट किया कि ये बात धीरे धीरे कानून का हिस्सा बनती गई, हनफीज के अंदर एक कस्टम की फॉर्म में आ गई। अब आप देखिएगा, जिन बच्चों ने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा होगा, जो बच्चे जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या जो पहले एलएलबी कर चुके हैं, उन्होंने एक चीज पढ़ी होगी कि सुप्रीम कोर्ट का जो रेशियो डिसेंडाई है, मानना तो वही चाहिए ना, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि हम ऑबिटर डिक्टा भी मान लेते हैं जबकि उसकी जरूरत तो नहीं है ना। इसी तरह से यहां पे वो जो आदेश था वो सिर्फ उन एग्जिस्टिंग सिचुएशन को संभालने के लिए था, जबकि उसका इंटरप्रेट इस तरह से किया गया कि वो बाद में कंटिन्यू हो गया। तो मतलब ये हुआ बच्चों कि कहीं ना कहीं एक मिस इंटरप्रिटेशन हुआ उस चीज का। अब आगे की जितनी जनरेशंस थी उनको तो इस सच्चाई का पता नहीं था कि भाई हकीकत क्या रही होगी। उन्होंने तो जो उनके फोरफादर्स ने कहा उस चीज को उन्होंने कंटिन्यू किया। तो उस टाइम जो हजरत उमर थे, एक नेकदिल इंसान थे, उन्होंने उस टाइम जो फैसला लिया वो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में जो उनकी जनता थी उसके हक में था। लेकिन बाद में इसी चीज का कहीं ना कहीं गलत इंटरप्रिटेशन हुआ और जो पोजीशन ऑफ मोहम्मदन वुमेन डे बाय डे जो है वो डिसग्रेसफुल। तो बाद में फिर आप देखिएगा, आपके सामने है
डिसीजन भी आए, कानून भी बना, तो हम यहाँ पे ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। बस सिर्फ मैं आपको ये बता देता हूँ कि तलाक अल बिद्दत या ट्रिपल डाइवोर्स की कंसेप्ट जो है वो कैसे आई। आज की तारीख में इट इज कंप्लीटली बैन। अब चलते हैं बच्चों, आगे बात करते हैं कौन कौन से ग्राउंड्स जो हैं वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा स्पीडली चलते हैं। खुला और मुबारक। खुला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अब आप इसको समझिएगा, खुला भी लिखा होता है, खुल भी लिखा होता है, दोनों वर्ड आप देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि वाइफ जो है वो हस्बैंड के पास आती है, कहती है भाई तो मेरे को तलाक दे भाई, या मेरे को, मतलब समझ लीजिएगा आप क्या कह रहे हो कि आप मेरे को डाइवोर्स दे दो। लेकिन हस्बैंड के पास ऑप्शन खुला है, दे कि ना दे। अब यहां समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि ये बात हम महर में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पे हस्बैंड कहता है मैं दे दूंगा तुझे, लेकिन मैं यहां तुझे डाइवोर्स दूं और तू मेरे से आज की आज जो है वो महर मांग लेगी। तो यहाँ पे वो रिलिंक्विश करवा सकता है, वेव करवा सकता है। तो यहाँ पे देखिए बार्गेनिंग हो रही है कि नहीं हो रही। बस यूं समझिएगा कि वाइफ जा रही है। जो क्वेश्चन अपने को समझना है ना यहाँ पे वो ये कि जाएगा कौन, वाइफ जाएगी। हस्बैंड के पास ऑप्शन खुला है कि वो दे कि ना दे। अब अगर वो दे रहा है तो वो बार्गेनिंग करेगा, वो अगर चाहे तो इसके बदले में कुछ कंसिडरेशन भी दे सकता है, और अगर वो चाहे तो महर से पीछा भी छुड़ा सकता है। ये बच्चे खुला कंसेप्ट है। देखा जाए तो वाइफ जा रही है और हस्बैंड एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए यहां दोनों का नाम आ गया। अब आता है मुबारक। देखो क्या होता है, जब दोनों लोग खुश होते हैं ना तो एक दूसरे को बोलते हैं मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। तो यह मुबारक नहीं, मुबारक शब्द का कंसेप्ट समझ लीजिए। हस्बैंड वाइफ को छोड़ना चाहते हैं और वाइफ हस्बैंड को छोड़ना चाहता है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। अब यहाँ हस्बैंड जो है वो वाइफ को प्रपोजल कर रहा है और इधर से वाइफ हस्बैंड जो है वो, मतलब वाइफ जो है वो हस्बैंड को प्रपोजल कर रही है। तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को छोड़ना चाहते हैं भाई। अब ये जब सिचुएशन क्लियर होगी तो डाइवोर्स माना जाएगा। इस सिचुएशन को बोलते हैं मुबारक। तो यहां चाहे लड़की पहले आए चाहे लड़का पहले आए, म्यूचुअल कंसेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं तलाक़े तफवीज। तो कुछ किताबों में तलाक़े तफवीज लिखा हुआ है और कुछ किताबों में लिखा हुआ है तलाक़े तफवीद। अब ये क्या है, देखिए बच्चों, कई बार ऐसा होता है एट द टाइम ऑफ मैरिज हो सकता है कि जितना डॉवर लड़के ने मांगा है उतना डॉवर लड़के के पास नहीं है, या हो सकता है कि लड़की का स्टेटस इतना ज्यादा है कि हस्बैंड जो है वो डॉवर के अलावा भी उसको कुछ गिफ्ट करना चाहता है। तो यहां पे वो एक पावर डेलीगेट कर देता है अपनी वाइफ को, एक पावर गिफ्ट कर देता है कि तू जब चाहे मुझे तलाक दे सकती है, क्योंकि तलाक की एक कंसेप्ट तो हस्बैंड के पास ही है ना। खुला और मुबारक में भी बिना हस्बैंड के काम तो नहीं चलेगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ मैरिज या बाद में कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए, वो ये पावर डेलीगेट कर रहे हैं कि गिफ्ट कर रहे हैं कि तू मुझे तलाक दे सकती है, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड तलाक तफवीज। और यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना कि हस्बैंड ने अगर वाइफ को पावर डेलीगेट कर दी है, उसके बावजूद भी हस्बैंड जब चाहे तलाक दे सकता है। इसका मतलब उसने भले ही पावर डेलीगेट कर दी हो, उसकी खुद की पावर रेस्ट्रिक्ट नहीं हो सकती। ये बच्चों आपके थे कस्टमरी ग्राउंड्स। अब अपन बात करते हैं जुडिशियल ग्राउंड्स। तो देखिएगा हमारे पास एक एक्ट है, द डेसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। ये जितने भी आपको ग्राउंड्स दिए गए हैं ये सारे ट्रेडिशनल हैं, कस्टमरी हैं, आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हालांकि मैंने ये बताया था जैसे जिहाद या इला की अगर कोई कंसेप्ट हो तो आप जुडिशरी में जाओगे, लेकिन ये दोनों चीजें इंडिया में नहीं है, तो इसलिए इसकी बात ही नहीं करें। अब आता है आपका कि ये जो रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 है ये क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये बच्चों कि ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वाइफ्स के लिए है, ना कि मुस्लिम हस्बैंड के लिए। देखिए एक बार इसको, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोर्ट जाने की अगर हम बात करें तो कोर्ट जाने का जो रास्ता है वो सिर्फ वाइफ के लिए है। वो हस्बैंड को तो जरूरत ही नहीं है, वो तो घर बैठे बैठे जो है वो
अपने तलाक की पावर यूज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब वाइफ के लिए देखिएगा, वाइफ के लिए यहां पे दो ग्राउंड है, लियान एंड फस्क। लियान का मतलब होता है झूठा आरोप लगाना। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के कोई झूठा आरोप लगाते हैं, झूठे आरोप का मतलब जैसे कोई उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया या उस पर बैड कैरेक्टर का इल्जाम लगा दिया, इस तरह से कोई झूठा आरोप लगा दिया उस पर, तो इसमें भी वो कोर्ट में जा सकती है। एक तो ये ग्राउंड है। दूसरा है फर्स्ट। तो जो प्रोविजंस दिए हुए हैं हमारे एक्ट के अंदर, उनके अंदर जो ग्राउंड्स दिए हुए हैं उनको फर्स्ट कहा जाता है। अब ये सारे के सारे ग्राउंड्स आपको सिर्फ 2 मिनट में याद हो जाएंगे। आपको उसके लिए एक फॉर्मूला याद करना है, एक नंबर याद करना है, 427 302। क्या याद करना है? 427 302, जैसे फोन नंबर याद करते हैं ना। अब देखो, आपने अगर याद कर लिया तो आप लिख लोगे, इसको लिखोगे 427302। अब देखो क्या कह रही है, 4 साल, अगर 4 साल से उसका हस्बैंड लापता है तो वाइफ कोर्ट में जाएगी, कहेगी भैया पिछले 4 साल से वो लापता है, अब मैं उसको काट दूं, कोर्ट उसको डाइवोर्स की डिग्री दे सकता है। फिर है 2, हस्बैंड और वाइफ रह रहे हैं लेकिन हस्बैंड अपनी वाइफ को कोई खर्चा पानी नहीं दे रहा और वो कोर्ट जा रही है कि पिछले 2 सालों से मैं घरों में बर्तन साफ करके जो है वो खा रही हूँ, बच्चे पाल रही हूँ, या मेरे जो खुद के वालिदान है वो मुझे खर्चा दे रहे हैं, हस्बैंड मेरा कोई मेंटेनेंस दे रहा, तो ये भी एक ग्राउंड है। लेकिन टाइम क्या है? कम से कम 2 साल। 2 साल से उसने उसका मेंटेनेंस ना किया हो। फिर है 7, अगर वाइफ कोर्ट के अंदर ये साबित कर दे कि उसके हस्बैंड को कोई ऐसी किसी ऑफेंस के अंदर सजा मिल चुकी है जो 7 साल या इससे ज्यादा की है, तो एक तो ध्यान रखिएगा कि ऑफेंस प्रूव हो और उसको 7 साल की सजा मिल चुकी हो। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बाहर आ चुका हो, मतलब अब वो 7 साल अंदर ही रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में वो 7 साल उसका वेट करेगी क्या? तो यहां पर भी उसके पास एक ग्राउंड है कि वो डाइवोर्स ले सकती है। तो ये आपका आ गया 427। फिर आपका आ गया 302। 3 का मतलब है कि पति पत्नी साथ रह रहे हैं लेकिन फिर भी पति जो है वो अपनी पत्नी को टच नहीं करता, कोई कंजुगल रिलेशंस क्रिएट नहीं करता। अब कोई मर्जी रीजन रहा हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस होती है हस्बैंड की, उनको वो फॉलो नहीं करता। ठीक है, कोई यहाँ पे आप देखिएगा कहीं ना कहीं इला जैसी कंसेप्ट आ गई ना, लेकिन यहाँ पे 4 महीने की बात थी और यहाँ पे है 3 साल की। इला में तो उसने गुस्से में भी कहा था, क्लियर कर दी थी ये बात। यहाँ पे ऐसी भी कोई सिचुएशन नहीं है, वाइफ ये सिर्फ प्रूव करती है कि पिछले 3 साल से ये उनसे बातें नहीं करता है। तो एक आपका ये ग्राउंड है। 0 का मतलब मैंने लिखा है इंपोर्टेंट। अगर मुस्लिम वाइफ ये प्रूव कर दे कि उसका हस्बैंड जो है वो इंपोर्टेंट हो गया है, नपुंसक हो गया है, नाउ ही इज नॉट एलिजिबल फॉर सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो ऐसे सिचुएशन में भी वो डाइवोर्स ले सकती है। फिर लास्ट में आता है 2, इंसैनिटी। अगर वाइफ कोर्ट में ये प्रूव कर दी कि पिछले 2 सालों से, कंटिन्यू 2 सालों से, ये कंटिन्यू वर्ड तो सब में आएगा, ध्यान रखिएगा, कंटिन्यू 4 इयर्स, कंटिन्यू 2 इयर्स, कंटिन्यू 7 इयर्स, कंटिन्यू 3 इयर्स, कंटिन्यू इंपोर्टेंसी एंड कंटिन्यू इंसैनिटी। 2 सालों से वो पागल है और पागलपन की ऐसी पोजीशन है, ऐसी सिचुएशन है कि अभी क्यूरेबल नहीं है, इसका इलाज भी नहीं हो सकता। तो ऐसी सिचुएशन में भी वो से डाइवोर्स मिल सकता है। तो बच्चों दोबारा फिर देख लीजिएगा, 427 302। अब आप इनका टोटल करके देखो कितना होगा। इनका टोटल करके देखो 427 302। इनका जब आप टोटल करोगे तो इसका टोटल आएगा 18। टोटल कितना आएगा? 18। अब देखिएगा नेक्स्ट ग्राउंड क्या है। अगर लड़की 18 साल की उम्र से पहले ही कोर्ट में आ जाए, वो सेम हिंदू लॉ वाला प्रोविजन है, अगर 18 साल से पहले वो कोर्ट में आ जाए और वो ये प्रूव कर दे कि मेरी शादी जो है वो 15 साल से भी कम की उम्र में हुई है और मैं इससे डाइवोर्स लेना चाहती हूं, मैं नहीं मानती कि ये मेरा हस्बैंड है, लेकिन शर्त ये है कि 18 साल से पहले 18 साल की कंप्लीट हो गई है, तो फिर उसको कोई और ग्राउंड लेना पड़ेगा, इस ग्राउंड पे नहीं। यानी कि 18 साल से पहले आ रही है और प्रूव क्या करना पड़ेगा? शादी 15 साल से पहले हुई है। तो इनका टोटल करके देख लीजिए आप, याद हो जाएगा। अब हमारे पास उसके बाद में बस एक पॉइंट और बचता है।
अपनी वाइफ को मारता पीटता है, टॉर्चर करता है, तो बताओ उसके लिए कोई टाइम पीरियड प्रूव करने की जरूरत है क्या? भाई अगर उसने एक बार उसको मारने की कोशिश की है तो इतना ही काफी है। तो ऐसी सिचुएशन में लास्ट इसका ग्राउंड है वो है क्रूरलिटी। क्रूरलिटी तो क्रूरता के आधार पर भी वो डाइवोर्स ले सकती है। तो ये बच्चों मेरे हिसाब से जितना मुझे समझ आया, मैंने सारे के सारे ग्राउंड्स आपको बता दिए हैं। हस्बैंड के पास कौन कौन से हैं, वाइफ दोनों के पास कौन कौन से, म्यूचुअल कंसेंट के, वाइफ के पास कौन से। अब अगर मान लो आपसे ट्रेडिशनल या जुडिशियल ना पूछ के सिर्फ वाइफ के ग्राउंड्स पूछे तो कौन कौन से दोगे? तलाक के तफरीक भी देना पड़ेगा, 427, 302, 18 क्रूरलिटी भी देना पड़ेगा, और साथ के साथ खुला और मुबारक, क्योंकि वाइफ तो आती है ना। तो ये आपको अगर सारे वाइफ के पूछे तो आपको ये देने पड़ेंगे, इनको मेंशन करने की जरूरत नहीं है।